मेरा पति या उसका पालतू। कहानी के शीर्षक से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही है। पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और लड़की के साथ सिर्फ संबंधक नहीं है। इसके अलावा भी जब कोई इंसान आपके घर में आपके साथ रह रहा है, आपका पति है, जो कई सालों से आपकी बातों को अनदेखा अनसुना कर रहा है, अपने माता पिता की बातों को अनदेखा अनसुना कर रहा है, अचानक से आप उसके अंदर देखते हैं कि एक बाहरी बाजारू लड़की के कहने पे, इशारों पे किस तरीके से वो आप ही के घर में नाच रहा है। आज की कहानी की शुरुआत मैं बहुत पीछे से नहीं करूँगी। वही सेम घिसा पिटा हम लोगों का रीति रिवाज, लड़का लड़की देखना, रिश्तेदारों का एक होना, बड़ी बड़ी शादियाँ, महंगी महंगी शादियाँ। नहीं, आज की कहानी की शुरुआत मैं वहीं से करूँगी जहाँ से मैंने ये शीर्षक यानी कि अपने सब्जेक्ट का टाइटल उठाया है। आज की जिन आंटी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इन 6 साल की शादी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक काम को करने के लिए 10 बार ना बोला गया हो। किसी भी काम को करने से पहले कई तरीके के झगड़े होते थे, उसके बाद कोई काम घर का किया जाता था। आंटी अकेले अपना घर, अपने बच्चे, अपनी जिम्मेदारियां सब संभाल रही थी। वही अंकल का केयरलेस बिहेवियर। शुरू में तो आंटी ने बहुत संभाला, लेकिन बाद में थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया। छोटी छोटी चीज़ें बहनों, छोटी छोटी चीज़ें, गीला टॉवल बेड पे है, जूते कहीं भी खुल रहे हैं, खाना खाने के बाद प्लेट कहीं भी रखी हुई है, अगर बच्चा रो रहा है तो आपने पकड़ करके उसको अपनी पत्नी का थोड़ा काम नहीं कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें, हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये ऐसे ही हैं और आदमी हैं, लाड प्यार में पले पड़े हैं, वो इसी तरीके से होते हैं। पर इन्हीं आदमियों को जब आप बाहर किसी ऐरी गहरी औरत के इशारों पे नाचता देखते हैं तो वो पिछले कितने सालों में जो कुछ भी किया है, कभी आपकी बात नहीं मानी, आपको सपोर्ट नहीं किया, वो सब का सब सामने आ जाता है। हर दिन की तरह उस दिन भी आंटी ने अपने हस्बैंड को उनके ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर भेजा। इस बार जब वो बाहर जा रहे थे ना, तो उनके बाहर जाते हुए आंटी को अंदर से एक अलग तरीके का अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जा रहे हैं और वापस कभी नहीं आएंगे। वो एहसास आंटी को बहुत अंदर से कचोड़ रहा था, पर वो फीलिंग अपनी शेयर नहीं कर पा रही थी। अंकल ने भी अपना बैग उठाया और वो गेट से बाहर निकल गए। पहली बार ऐसा था कि उन्होंने ना बच्चों को किस किया और ना ही अपनी पत्नी को मैं जा रहा हूँ, ठीक से रहना, ऐसा कुछ बोला। अंकल का ध्यान कहीं और था, आंखें खोई हुई थी, चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, पर आंटी की टेंशन, उनकी इंट्यूशन, उनका सिक्स सेंस उन्हें परेशान कर रहा था। आंटी बालकनी से खड़े होकर के नीचे अपने पति को बाय करने के लिए खड़ी हुई, पर अंकल नीचे अपने ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। उनको पता था कि हर बार मेरी पत्नी बालकनी से खड़े होकर के मुझे देखती है, पर अंकल पलट के नहीं देख रहे थे। वो डर बढ़ रहा था। एक चालाक और स्वार्थी आदमी अपनी पत्नी की कमज़ोरी को जानता है। वो जानता है कि एक प्यार से बोला हुआ शब्द ही उसको उसके सारे काम करवा देता है, सब तरीके का गुस्सा शांत करवा देता है। सवाल जवाब, बहस और बहस अब लड़ाइयों में बदलती जा रही थी। कई बार ऐसा होता था कि घरेलू लड़ाई हो रही है, बहुत बहस हो रही है, पर अंकल वहाँ बैठे तो हैं, पर उनका ध्यान आंटी की तरफ बिल्कुल नहीं है। पता है दोस्तों, बुरा क्या था कि हर बार की लड़ाई और हर बार की बहस में औरत सिर्फ एक ही चीज़ अपने पति को कहना चाहती है कि प्लीज़ मुझे ये बताओ कि साथ रहते हुए भी मुझे अकेलापन महसूस क्यों होता है। पर हर बार की तरह वही 1-2 घंटे बाद कहानी फिर से वहीं से शुरू हो जाती थी। फिर वही अंकल का केयरलेस बिहेवियर, कुछ ना सुनना, ना किसी तरीके का सपोर्ट देना, ना किसी तरीके की आंटी की किसी परेशानी को समझना, देख के अनदेखा कर देना। कई बार हालात तो ऐसे हो जाते थे कि अपने ही घर में अपने पति से बात करने के लिए कुछ बहानों की ज़रूरत पड़ती थी। उनके पास बैठने के लिए, उनसे 2 बोल बात करने के लिए भी बहस की, किसी भी तरीके के बहानों की ज़रूरत पड़ती थी। आंटी कोई ना कोई बहाना बच्चों का, परिवार का या सेहत का लेकर के अंकल के पास चली जाती थी। और वो चालाक और कमीना आदमी बहस से बचने के लिए कि इसके साथ बहस भी करूँगा तो मेरा समय बर्बाद होगा, तुरंत आंटी को उठ के गले लगा लेते थे और कहते थे, तू सब कुछ कर लेगी, तू मेरे घर की झांसी की रानी है, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, तू सब कुछ कर लेगी। और आंटी को बेवकूफ़ बना के चले जाते थे।
कहानी की शुरुआत एक फ़ोन कॉल से करते हैं। आंटी की जद्दोजहद बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि कुछ तो गलत चल रहा है और हुआ भी यही। आंटी ने जब अंकल का फ़ोन पकड़ा एक बार, अंकल के फ़ोन में कई तरीके के मिस कॉल्स थे और उनमें मैसेजेस भी थे। आंटी ने हिम्मत करके उन मैसेजेस को खोला। उन मैसेजेस में बहुत कुछ गलत था, बहुत तरीके की अश्लील बातें थीं। दोनों के साथ बिताए हुए पलों के कुछ तस्वीरें और कुछ कहानियाँ भी थीं, जिन कहानियों में सबसे ज़्यादा ये था कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था। आंटी ने मैसेजेस में पढ़ा और कुछ रिकॉर्डिंग्स में भी सुना कि टाइम टू टाइम उसके उठने बैठने, नहाने धोने, खाने पीने, हगने मूतने का भी ख्याल अंकल रखा करते थे। वो आदमी इतना ख्याल रख सकता है, ये सोच करके भी आंटी को पिछले 6 साल की उनकी सारी करतूत याद आने लगी थी। अब अंकल की दूसरी ज़िंदगी का सच आंटी के सामने आ चुका था। जाहिर सी बात है, लड़ाइयाँ तो बनती ही थी। आंटी ने पूरी तरीके से अंकल के ऊपर एक बिजली की तरह टूट पड़ी, पर अंकल शांत थे। अंकल के रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो थे। आंटी खूब चीखी चिल्लाई, अंकल को मारने की भी कोशिश करी। अंकल ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में आंटी को 1-2 धक्के लगा दिए, पर फिर भी उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा था आंटी के चीखने चिल्लाने, रोने धोने से भी। कई बार बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने के बाद आंटी का गला बैठ जाता था, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, उनको दिखना बंद हो जाता था, उनकी सांसें फूल जाती थी। एक तो आंटी की ज़िंदगी की ये कहानी चल रही थी, दूसरा उनके अपने बच्चों की परवरिश, अपनी खुद को संभालना और अपने बच्चों को संभालना, क्योंकि उस आदमी को सुबह ऑफिस निकलने की जल्दी होती थी और रात में आने की कोई जल्दी नहीं होती थी। अंकल एक्सपोज हो चुके थे, आंटी के सामने सारा सच आ चुका था। इतना तो पता ही चल गया था कि इनके किसी के साथ नाजायज़ संबंध हैं, पर अंकल के चेहरे पे किसी भी तरीके की कोई सिकश नहीं थी दोस्तों। वो इंसान अपने टिप टॉप होने में पूरा ध्यान लगाता था। बच्चों के जन्मदिन भूल जाता था, बीमारी भूल जाता था, पीटीएम भूल जाता था, लेकिन अपना जिम नहीं भूलता था। अपने आप को ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल तरोताज़ा दिखाने की पूरी कोशिश करता था। आए दिन हर हफ्ते सैलून में बैठ जाना और वहाँ जाकर के अपना फेशियल कराना। आंटी दुनिया से कटती जा रही थी। उन्होंने अपने आप को एक काले अंधेरे में घुसाती चली जा रही थी। कभी बहुत ज़ोर से रोया करती थी और कभी बिल्कुल शांत हो जाया करती थी, कभी चीखा चिल्लाया करती थी, कभी किसी से लड़ लिया करती थी। पहले तो ये था कि फ़ोन कॉल्स छुपाए जाते थे। घर में घुसने के बाद फ़ोन को ऑफ़ कर दिया जाता था या साइलेंट पे कर दिया जाता था। पर जब से पता चला था, बेशर्मी इतनी बढ़ गई थी कि अब फ़ोन खुलेआम घर पे आया करते थे। अंकल उस रखेल की बातों के बड़े ही पंक्चुअल होते जा रहे थे, या शायद पहले से ही थे। घर में घुसने ही सबसे पहले फ़ोन उस लड़की को जाता था और उसे बताया जाता था कि मैं घर पहुंच चुका हूं। इतनी देर तक मैं बाथरूम में रहूंगा, इतनी देर बाद मैं बाथरूम से आऊंगा और मैं फिर तुम्हें कॉल करूंगा। लड़की यहाँ तक कि इस चीज़ का भी ख्याल रखती थी दूर बैठ करके कि आज की रात वो अपनी बीवी के कमरे में सोएगा या बाहर ड्राइंग रूम में। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, जो आदमी बहुत केयरलेस था, जो अपनी पत्नी, माँ या किसी की भी बात सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता था, वो आदमी उस लड़की के, उस रखेल के कहने पर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे तक में नहीं सोता था। अगर वो बोलती थी कि तुम्हें 11 बजे सो जाना है तो वो सो जाता था। सुबह 6 बजे उठ करके मुझे कॉल करके गुड मॉर्निंग बोलना है तो वो बोलता था। उस लड़की के एक फ़ोन कॉल पर मेरे घर में कौन आएगा, मेरे घर में कौन से दोस्त आएंगे, कौन से रिश्तेदार नहीं आएंगे, वो तक चलता था। मेरा घर था ही नहीं। मेरा घर कहीं से भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं उस घर की नौकरानी हूँ या मैं उस घर में कुछ हूँ ही नहीं। बहुत बार घुटन, बहुत बार जलन चिड़न के कारण मैं कई बार अपने पति को झंझोड़ देती थी, उसे मारती तक थी। कई बार रो रो करके उससे भीख मांगती थी, पर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने एक औरत होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, क्या मेरा दिल नहीं किया कि मैं उस लड़की को फ़ोन करूं? पर मेरे और उस लड़की के बीच में मेरे ही खिलाफ मेरा पति ब्रिज की तरह खड़ा था, एक सपोर्ट की तरह खड़ा था, एक दीवार की तरह खड़ा था।
कई बार मैंने फ़ोन करके उस लड़की को गालियाँ बकी हैं, पर तुरंत मेरा पति उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता था। वो लड़की हँसा करती थी मुझ पर। मुझे कहती थी, मुझे क्या कह रही है, अपने पति को संभाल, मेरी क्या गलती है इसमें। इस बीच कई बार मैं मानसिक बीमारी से शारीरिक बीमारी तक पहुंच गई। कई कई दिनों तक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी और मैं अपने ऊपर ख्याल भी नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे बच्चों का ख्याल रखना होता था। बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो चुकी थी। समझना, सोचना, समझना दोनों मेरा बंद हो गया था। शरीर और दिमाग दोनों ही मेरा काम करना बंद हो गया था। बीमारी में मेरे साथ ऐसा हुआ कि शायद उन दोनों के बीच में बात होती होगी कि आज मेरी पत्नी बीमार है और मैं घर जाता हूँ तो मुझे बहुत ही घुटन सी महसूस होती है, ऐसा वो कुत्ता बोला करता था। तो उसकी रखेल मेरे ही पति को मेरी बीमारियों के दिन में, रात में होटल में चेक इन करवा करके वहाँ उसे आराम की नींद सुलाया करती थी। उसको आराम देने के बहाने वहाँ बुलाया करती थी। मैं अपने घर में अकेली होती थी उस वक्त। बच्चे और बीमारी दोनों साथ संभालती थी और मेरा पति होटल में होता था। जिस दिन उन दोनों की लड़ाई होती थी, उस दिन मेरे घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता था। मेरा पति रात को ऑफिस से आने के बाद सिर्फ दारू ही दारू पीता था और उसके एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता था। उसे हज़ारों हज़ारों मिस कॉल देता था, लेकिन इसका नंबर ब्लॉक में होता था। ये चीखता था, चिल्लाता था, रिमोट फेंक देता था, पागलपंती की हदें करता था। पता है दोस्तों, जिस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन स्विच ऑफ रखती थी, उस वक्त वो किसी और के साथ होती थी। इसका खुलासा तो बाद में पता चला था, पर अपने आदमी का अंधापन बहुत ही ज़्यादा उस वक्त घिनौना था, बहुत असहनीय था। ऐसा नहीं होता कि किसी शादीशुदा के साथ कोई लड़की लॉयल रहना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। वो लड़की रात को 12 बजे फ़ोन उठाए, 2 बजे उठाए या पूरी रात फ़ोन ना उठाए, ये आदमी रात भर जागता था, फ़ोन से बातें करता था, ज़ोर ज़ोर से बोलता था कि तू एक बार फ़ोन उठा ले, मैं इस कुतिया को छोड़ दूंगा, मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा। तू एक बार बोल के देख, मैं ये कर दूंगा। तू एक बार बोल के देख, मैं वो कर दूंगा। उस वक्त वो 6-7 साल जितने भी मैंने शादी में इसके साथ बिताए, मुझे वो सब याद आते थे कि मेरी एक बात ये आदमी कभी नहीं सुनता था। और वही लड़की जो इस वक्त किसी और के बिस्तर में है, उसके लिए जी जान की मेहनत लगा रहा है, उसके लिए जान देने को तैयार हो रहा है, रात रात भर जाग रहा है, तकलीफ़ में आ रहा है। प्यार तो नहीं था, ये शारीरिक सुख था या क्या था मुझे नहीं पता, पर मेरा घर टूट रहा था। अब मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। उस लड़की का इंटरेस्ट इस आदमी में कम होने लगा था। इसकी हरकतों से वो परेशान हो चुकी थी और इसे काफ़ी खेल चुकी थी। कई कई दिनों तक, रात रात, 2-2 दिन तक अगर उस लड़की का फ़ोन नहीं आता था तो अंकल अपनी बेशर्म आंखें लेकर के पत्नी के पास जाके उनके हाथों में हाथ डाल करके उनको बोलते थे कि तुझसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तू नहीं है तो कुछ नहीं है। पर वही शाम तक अगर उस लड़की का मैसेज या फ़ोन कॉल आता था, यही आदमी अपनी जात और औकात दिखा देता था और अपनी पत्नी को एहसास दिलाता था कि तू कौन है, मैंने जो सुबह बोला वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा, तेरी कोई औकात नहीं मेरी नज़रों में। ये जानते हुए कि उस औरत की परिस्थिति क्या है, मैं उसे प्यार दिखा रहा हूँ, दिखावे का प्यार दिखा रहा हूँ, इससे फिर उसका दिल टूटेगा और बार बार टूटेगा, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। उसके एक मैसेज पे वो फिर भागता था। ये सिलसिला भी कई सालों तक चला दोस्तों, कि वहाँ से लड़ाई होती थी तो उसको जा निकाल दिया मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से, और तुरंत अपनी वाइफ के पास वापस आते थे और उनके दिल के साथ खेलते थे, क्योंकि वो वापस आना नहीं था, क्योंकि आंटी को भी पता था कल फ़ोन आएगा और ये फिर मुझे दुख दे के चला जाएगा। अब ऐसा ही होने लगा था, बार बार ऑन और ऑफ की सिचुएशन। पति से मिलते मिलते अब मैं भी थक चुकी थी। वो लड़की कहीं और किसी और के साथ मस्त हो चुकी थी और मेरा पति उसके इंतज़ार में और मैं अपने पति के इंतज़ार। मुझे दर्द होना बंद हो गया था और मेरे आंसू भी सूख चुके थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी। मैंने सबको उनके हालात पे छोड़ दिया था, मैंने सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। अब मैं थक चुकी थी और अपने आप में अब शांत रहना चाहती थी। पहले मुझे अपनी परिस्थिति पे बहुत
गुस्सा आता था और दुख लगता था, पर आज अपने पति की हालत देख कर के हंसी आती है। शायद किस्मत और कर्म इसी को कहते हैं। बट चलो, जो भी हुआ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।